सेकेंड ईयर के एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे MSN1 और MSN2 चूँकि हमारे पास फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन समय है, तो हम क्यों नहीं दोनों चारों सब्जेक्ट से एक एक प्रश्न और कर लेंगे ताकि और ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे जो है सिलेबस को। समझ गए? तो MSN1 और MSN2 दोनों से एक एक प्रश्न आज की इस वीडियो में मिलेंगे। कल हम लोग फिर मेंटल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ से एक एक प्रश्न एक वीडियो में देखेंगे, जिससे एक एक प्रश्न और ज़्यादा हम लोग को कम हो जाएंगे। समझ गए ना? तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। पहला प्रश्न MSN1 का है और दूसरा प्रश्न जो होगा वह MSN2 का होगा। समझ गए? चलिए तो जो लोग बाकी पढ़ने वाले हैं, मैं यही कहूँगा कि अपना पढ़ाई जारी रखिए, बाकी के बातों में मत आइए, क्योंकि एडमिशन लिए हैं, आप लोग का एग्ज़ाम होगा, सब चीज़ होगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट होगा सब चीज़। समझ गए? तो उस हिसाब से आप लोग को घबराना नहीं है। पहला प्रश्न हमारा जो है वह है MSN1 का। समझ गए? किस चीज़ का है? MSN1 का है। MSN1 का है, हम लोग पढ़ रहे हैं पहले से ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, आंतरीय जो विकार होता है। समझ गए ना? जठरांत का जो बीमारी होता है उससे रिलेटेड हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं MSN1 में। यह हमारा वीडियो नंबर नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें MSN1 और MSN2 दोनों है। बाकी प्ले लिस्ट में आपको दोनों के प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। हमसे पूछ रहा है हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस होता क्या है? तो आप लोगों को पता है हेपेटाइटिस एक लीवर का संक्रमण होता है, जिसमें लीवर में संक्रमण हो जाता है, उसी अवस्था को हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। आइटिस जहाँ भी लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि उनका इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस आइटिस लगा है तो मतलब यह इन्फ्लामेशन को दर्शाएगा, और हेपेट मतलब क्या होता है? लीवर। समझ गए? तो हेपेटिक होता है ना, हेपेटिक होता है ना, तो यह लीवर का ही वर्ड है। तो उसी प्रकार से इसमें सी हटा के आइटिस जोड़ दिया गया है तो हेपेटाइटिस हो गया है। समझ गए? चलिए, हेपेटाइटिस क्या होता है सबसे पहले समझिए। तो हम पहले ही समझ गए कि किसी भी चीज़ के अंत में आइटिस लगा रहेगा, समझेंगे, खासकर मेडिकल सेक्टर में, वह उसका इन्फ्लामेशन है। तो लीवर का पर्दा इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हेपेटाइटिस कहलाता है, सबसे आसान। समझ गए? अब हम लोग जानते हैं इन्फ्लामेशन में क्या होता है, संक्रमण वगैरह होता है। समझ गए ना? यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। अब यह जो हेपेटाइटिस होता है यह एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है संक्रामक रोग होता है। इंट्रोवायरस इसका जो है रोग वायरस होता है। इसका जो रोग कारक जो होता है वह इंट्रोवायरस होता है। समझ गए? यह ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है, मतलब यह मुंह और मल के रास्ते से फैलता है। समझ गए? यानी भोजन आप लेंगे, दूषित भोजन, जल लेंगे, उससे भी फैलेगा। समझ गए? मल के रास्ते से अगर आप जो है आपके में फैल सकता है, ये चीज़ समझिए। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। यह जो हेपेटाइटिस होता है मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। हेपेटाइटिस A B C D E। समझ गए? हेपेटाइटिस A B C D E, ये 5 प्रकार याद रखिएगा। तो यही जो है हमारा होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस समझ गए, यह एक क्या है? लीवर का पर्दा होता है। यह एक लीवर का खतरनाक संक्रामक रोग होता है जिसमें लीवर को डैमेज करता है। समझ गए? और व्यक्ति को जो है लीवर को क्षतिग्रस्त करते हुए इसमें ये जो है हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही होता है। समझ गए? यह फैलने का मार्ग ओरल फीकर द्वारा फैलता है। समझ गए? प्रकार यहाँ पे है, पता है। अब यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। अब इसके कारण जानना है कि यह हेपेटाइटिस किन कारणों से होता है। कारण वही है, हेपेटाइटिस वायरस है, हर्पीज वायरस है। समझ गए? सेक्स से रिलेटेड संक्रामक रोग है। यह STD डिजीज में भी आता है, मतलब असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यह फैलता है, तो एक कारण वो भी होगा। हर्पीज वायरस भी होता है, लेप्टोस्पाइरोसिस भी इसका कारण होता है, साइटोमेगला वायरस भी होता है। समझ गए? तो विभिन्न प्रकार के वायरस से ये होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसको भी ये हो सकता है। एनाल्जेसिक मतलब बहुत ज़्यादा दर्द के दवाइयाँ अगर कोई यूज कर रहा है लगातार तो उसको भी लीवर में ये चीज़ें हो सकता है, इन्फेक्शन। समझ गए? साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ, कोई ऐसे नशीली साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ लेते हैं जहरीली, तो उससे भी ये जो है आपको हो सकता है। थायराइड रोग की दवाएं, अगर कोई बहुत दिनों से लंबे समय से अगर ओवरडोज अगर थायराइड का होगा मेडिसिन का, तो ये हो जाता है लीवर में इन्फेक्शन। दूषित पानी, भोजन, दूध, ये सब से भी जो है ये होता है। इसलिए जिसको भी अगर हेपेटाइटिस हो उसको लीवर उसको दूध वाला सामान नहीं खाना चाहिए, खासकर डेयरी वाला। समझ
समझ गए। दूषित जल पानी ये सब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये इन सब कारणों से होता है। बाकी ऊपर में साइटोमेगला वायरस, हर्पीज वायरस, समझ गए, लेप्टोस्पाइरोसिस, समझ गए, हेपेटाइटिस वायरस, ये सब के सब इसके कारण होते हैं। बाकी दर्द वाला दवाई लगातार नहीं खाते रहना चाहिए। थोड़ा मोड़ा दर्द है तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए विदाउट दवाई का, क्योंकि दर्द वाले दवाई का बहुत ज़्यादा आपके लीवर किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, समझ गए। उसके बाद थायराइड मेडिसिन भी अगर कोशिश कीजिए कि कुछ कुछ दिन गैप करके लिया जाए तो बढ़िया है, समझ गए, क्योंकि इसके कारण आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब कारण होता है हेपेटाइटिस का। आगे है अब हेपेटाइटिस चूँकि लीवर पर अटैक करता है, तो लीवर को अटैक होने से क्या क्या व्यक्ति में होगा, वो लक्षण क्या क्या होगा सामने है। फीवर होगा, हेपेटाइटिस वाले को फीवर भी हो जाता है, समझ गए। सिर दर्द होता है, जब फीवर होगा सिर दर्द होगा। अब चूँकि लीवर ही व्यक्ति का काम नहीं करेगा तो भोजन भी सही से नहीं पचेगा, अब जो भी खाएगा निकल जाएगा, तो कमजोरी होगा, समझ गए। भूख नहीं लगेगा, लीवर ख़राब होगा तो भूख पचेगा नहीं, भोजन एक बार खाने के बाद तो दूसरा बार भोजन भूख लगेगा नहीं लगेगा। भोजन भी आप नहीं कर बराबर करेंगे, पेट भरा भरा सा लगेगा, वज़न घटने लगेगा, समझ गए। जी मचलेगा, उल्टी होगा, मल जो होगा वह मिट्टी के जैसे होने लगेगा। यूरिन भी जो है आपके गहरे रंग का होने लगेगा। जॉइंट सब में पेन होने लगता है व्यक्ति का। थकान होता है, प्रकाश से डर लगता है। ये हेपेटोमेगली, यकृत का आकार बढ़ जाता है। व्यक्ति में जॉन्डिस भी हो सकता है, समझ गए। पेट में दर्द या करापन हो सकता है, पेट भारीपन हो सकता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं। इनडाइजेशन की समस्या भी हो सकता है, अपच की भी समस्या, कब्ज की भी समस्या हो सकते हैं, समझ गए। शरीर पीला हो सकता है। तो एक लीवर से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि लीवर हमारे मेटाबॉलिज क्रिया को बना कर रखता है, संतुलित करके रखता है। और लीवर जब ख़राब होगा तो आपके बॉडी में भोजन नहीं लगेगा, भोजन नहीं पचेगा, समझ गए, भूख नहीं लगेगा, शरीर दुबला होने लगेगा, पेट भरा भरा सब, पेट में करापन लगेगा, समझ गए। आपके जो है राइट साइड में दर्द भी होगा, समझ, मिट्टी का रंग के जैसे मल होगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, थकान होने लगेगा, लीवर में डार्क यूरिन होने लगेगा, जॉन्डिस होने लगेगा, फोटो प्रकाश में जाने से डर लगने लगेगा। तो ये सारे चीज़ जो है आपके हो सकते हैं हेपेटाइटिस के होने से, समझ गए। तो ये लक्षण हो गए। रही बात निदान मतलब डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस के लिए कौन कौन सी डायग्नोसिस है। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग लिया जाता है, किसी भी बीमारी का इतिहास इतिवृत्ति लिया जाता है। शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और वायरल मार्कर टेस्ट होता है। अब ये वायरल मार्कर टेस्ट में क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए। HCV होता है, समझ गए। HIV का भी टेस्ट होता है, HIV 1 और 2 का टेस्ट होता है, समझ गए। उसके बाद HCV HIV का टेस्ट, समझ गए, और HBsAg का टेस्ट होता है, HBsAg का टेस्ट होता है, समझ गए। HBsAg का टेस्ट होता है। वायरल मार्कर में ये 4-5 प्रकार के टेस्ट जो है HCV, HIV 1, 2, HBsAg और ये सब जो है वायरल मार्कर टेस्ट में ये सब होता है, समझ गए। तो ये होता है। लीवर बायोप्सी टेस्ट होता है, लीवर का बायोप्सी किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखा जाता है कि लीवर किस कंडीशन में है। ब्लड की जाँच किया जाता है इन्फेक्शन वगैरह जानने के लिए। एल्काइल ब्लड जांच में ये देखा जाता है कि एल्काइल फॉस्फेट का तो जो है स्तर नहीं बढ़ा हुआ है, सीरम बिलिरुबिन का भी स्तर जो है बढ़ा हो सकता है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT टाइम भी जो है बढ़ा हो सकता है। WBC की संख्या में भी इंक्रीज हो सकता है। SGOT SGPT का लेवल बढ़ा हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट में ये सब जो है आपको बढ़ा मिलता है इस हेपेटाइटिस के कंडीशन में, समझ गए। तो ये जो है सारे के सारे ब्लड टेस्ट है, ये सब किया जाता है, समझ गए। अब ये हो गया टेस्ट। अब इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या होता है, तो माय डियर जटिलता मतलब इस बीमारी को अगर नहीं लिया जाए, नहीं दिखाया जाए डॉक्टर से, तो क्या जटिल हो सकता है संभावना। जैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब लीवर आपका पूर्ण तरीक़ा से निर्जीव के रूप में, ठोस के रूप में हो जाएगा, यह लीवर सिरोसिस, समझ गए। लीवर के ऊपर जो है आपके लवण उवन का जमाव हो जाएगा, लीवर ठोस के रूप में हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो लीवर सिरोसिस हो सकता है।
है क्रॉनिक लीवर डिजीज, लीवर में बहुत लंबे समय से समस्या होने से क्रॉनिक डिजीज हो सकता है। हेपेटिक सर्किनोमा मतलब यकृत का कैंसर, लीवर का कैंसर हो सकता है, हेपेटिक सर्किनोमा, समझ गए। लास्ट में डेथ भी हो सकता है और नेक्रोसिस ऑफ लीवर, लीवर नष्ट भी हो सकता है। तो ये सब जटिलता है, लीवर सिरोसिस, क्रॉनिक डिजीज, यकृत कैंसर, मृत्यु और यकृत का नष्ट होना। तो ये सब जो है आपके होते हैं क्या चीज़, जटिलता, समझ गए। रही बात इसके लिए उपचार कौन सा है, तो माय डियर इसके लिए बिल्कुल उपचार है, लेकिन जिसको अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो हेपेटाइटिस समझ लीजिए कि इतना आसानी से ठीक होने वाला रोग नहीं होता है, समझ गए ना। उसके लिए आपको ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उपचार में क्या होता है, तो उपचार में आपके सामने है, पहला है पेजी, देख लीजिए पेजिन टेरफेरॉन 2A और 2B हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस के लिए दवा आता है पेजिन टेरफेरॉन 2A और 2B, ये दवाई है, समझ गए। यह उपचार करता है, रोकथाम करता है हेपेटाइटिस के लिए, समझ गए। दूसरा है एडिपोविर डिपोवॉक्सिट और हेपेटाइटिस बी के लिए, वो था हेपेटाइटिस सी के लिए। यहाँ पर है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए एडिपोविर और डिपीवॉक्सिट, समझ गए, एडिपोविर डिपीवॉक्सिट हेपेटाइटिस बी के लिए। तो ये दो दवाइयाँ याद रखिएगा ज़रूर, समझ गए। अब चलते हैं हम लोग, उपचार हो गया रोकथाम की तरह, और उपचार में जो भी और लक्षण होगा, सिम्टोमेटिक दवाई तो चलेगा ही चलेगा, जैसे दर्द होना, बुखार लगना, जॉइंट पेन करना, ये सब की तो चलेगा ही चलेगा, समझ गए ना। बाकी मेन उपचार जो दो था हेपेटाइटिस के लिए लिख दिए, बाकी सिम्टोमेटिक दवाइयाँ तो सब बीमारी में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लिख दीजिएगा, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड केयर, रोकथाम और देखभाल। अब रोकथाम देखभाल कैसे करेंगे, हेपेटाइटिस के प्रति इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पहले से पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है उसके लिए बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है, समझ गए। उसके बाद है यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आए तो उसे इम्यूनोग्लोबिन 2 सप्ताह के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति में ये पाया जाए, समझ गए, कि हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आ गया है तो उसे जो है लगातार 2 सप्ताह के अंदर में उसे इम्यूनोग्लोबिन जो है अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जानी चाहिए हेपेटाइटिस ए के संपर्क में आने से। तीसरा नंबर है रोकथाम में और उपचार में, हेपेटाइटिस वाले रोगियों को उपयोग में लाए गए उपकरण को हाइपोक्लोराइट 1% में डुबोकर रखना चाहिए एवं अलग से नष्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले बात होता है कि कोई अगर हेपेटाइटिस के मरीज़ है तो हेपेटाइटिस वाला मरीज़ अगर कोई सामान, कोई उपकरण को अगर स्पर्श किया है, छू दिया है, तो उस सामान को 1% हाइपोक्लोराइट होता है उसके सॉल्यूशन में डुबो कर रखना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत तीव्र संक्रामक होता है, यह दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है और फैलेगा तो फिर उस व्यक्ति को भी लीवर को डैमेज करेगा, समझ गए। चौथा है रोगी को उपचार करने से पूर्व दस्ताने अवश्य परहें। अगर आप नर्स है, डॉक्टर है, तो आपको करना चाहिए कि हेपेटाइटिस वाला पेशेंट अगर पता है, सामने है, तो उसके उपचार करने से पहले दस्ताना मास्क जरूर लगा ले। रोगी के उपयोग में लाए गए रेक्टल थर्मामीटर को डिस्केयर कर देना चाहिए। अब जो भी थर्मामीटर के उपयोग करके अगर आप रेक्टल मलाशय के थ्रू अगर उसके रेक्टल के द्वारा आप थर्मामीटर डाल के अगर टेम्परेचर चेक किए हैं तो उस थर्मामीटर को दोबारा उपयोग में नहीं लाइए, उसे डिस्केयर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए, समझ गए, जिससे कोई दूसरा उसका चेक ना करेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है हेपेटाइटिस वायरस, समझ गए, एड्स की तरह होता है। रोगी के ऊपर उपयोग में लाए गए सभी उपकरण, नीडल आदि को प्रॉपर डिस्केयर करना चाहिए। रोगी के ऊपर जो भी चीज़ का उपकरण का, जो भी नीडल का उपयोग किए हैं, प्रॉपर तरीके से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में वह ना आए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसको जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म, नष्ट कर देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ए सब लोग हम लोग देख चुके हैं 5 प्रकार के, तो उसमें हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण होता है, जिसका नाम है इनरेजिक्स, देख लीजिए, इंजेरिक्स बी, समझ गए, इंजेरिक्स बी होता है, रिकॉम्बी वैक्स HB होता है, याद रखिएगा, इंजेरिक्स बी और रिकॉम्बी वैक्स HB का उपयोग किया जाता है हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए, समझ गए।
8वां है ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। अब हेपेटाइटिस को रोकथाम करना है तो मान गए अगर किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड अगर कोई चढ़ाने के लिए आ रहा है, ब्लड डोनर करने के लिए, तो पहले उसको हम क्या करते हैं कि उसका स्क्रीनिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पता नहीं है आपको कि किस में जो है HIV है और किस में हेपेटाइटिस है, तो पहले उसका स्क्रीनिंग करके पता कर लेंगे। गर्भवती महिला को वायरल मार्कर की जांच करवानी चाहिए क्योंकि गर्भवती महिला में होने की संभावना हो सकता है, ये समझ गए। यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि हेपेटाइटिस आपके सेक्स रिलेशन से भी फैलता है। संवेदनशील व्यक्तियों को पता लगाकर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब जो व्यक्ति है जो संवेदनशील हो, हेपेटाइटिस का लगे कि इसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, तो उसको टीकाकरण करना चाहिए और उसे स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। ओके। 12 है अवरोधक नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। मतलब नर्स को रोगियों को जो है संक्रमण से बचाना चाहिए और रोगियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि नर्स को भी हमसे संक्रमण न हो, यही बैरियर नर्सिंग होता है, समझ गए। रोगी को आइसोलेट रखना चाहिए चूँकि यह एक संक्रामक रोग है, तो इससे अन्य रोगियों से अलग रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रोगी को उसके पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत संक्रामक रोग होता है हेपेटाइटिस, समझ गए। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा ये सारे चीज़, रोकथाम सब चीज़ को मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ऊपर जो भी लोग हम देखे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट से आपका इंग्लिश दिया गया है क्योंकि ट्रीटमेंट से ऊपर जो है इंग्लिश और हिंदी साथ साथ में ही था। बाकी ट्रीटमेंट से यहाँ पे आपका इंग्लिश दिया गया है और रोकथाम प्रिवेंशन में भी देखभाल में भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ को लिखना है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हम लोग आ गए यहाँ पे MSN 2 के तरफ। कहाँ पे आ गए? MSN 2 में आ गए। MSN 1 हम लोग पढ़ लिए, MSN 2 भी हम लोग देख रहे हैं इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक रोग, समझ गए। तो जो हमारा वो था मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में MSN 1 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक रोग और उसके प्रबंध के बारे में MSN 2 में, समझ गए। तो MSN 2 के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें टाइफाइड के बारे में देखेंगे, डेंगू के बारे में देख लिए हैं, आज टाइफाइड के बारे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ गए। चलिए टाइफाइड के बारे में डिटेल से देखना है। टाइफाइड को ही हम लोग जो है मियादी बुखार भी कहते हैं, समझ गए, मियादी बुखार, समझ गए। चलिए टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं। सबसे पहले जानिए टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड भी एक बुखार का रूप है, मलेरिया भी बुखार का रूप है, डेंगू भी बुखार का रूप है, कालाजार भी बुखार का रूप है, समझ गए। कुकुर खांसी में खांसी होते रहता है, उसमें भी बुखार होता है। तो बुखार का अलग अलग जो है आपके अलग अलग रूप हैं, समझ गए। टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, सबसे पहले जानिए कि यह सल्मोनेला जीवाणु जनित एक संक्रामक रोग है। टाइफाइड क्या है? एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। टाइफाइड जो है आपको सल्मोनेला टाइफी के कारण, यही बैक्टीरिया होता है, इसके कारण क्या होता है? फैलता है। इसमें संक्रमण आहार नाल से प्रारंभ होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो होता है यह ज़्यादातर यह आपको आंत को प्रभावित करने वाला बुखार होता है जो आपके आहार नाल से शुरू होते हुए संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ये टाइफाइड होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे पैथोजन और ट्रांसमिशन। पैथोजन और ट्रांसमिशन क्या होता है? पैथोजन मतलब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव और ट्रांसमिशन मतलब फैलाव, समझ गए। तो टाइफाइड रोग जो है सल्मोनेला टाइफी व सल्मोनेला पैराटाइफी ABC के कारण जो है जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे पहले जानिए पैथोजन जो जीवाणु होता है टाइफाइड का वह सल्मोनेला टाइफी होता है या इसी को सल्मोनेला पैराटाइफी ABC कहते हैं, बैक्टीरिया, समझ गए। टाइफाइड का जो फैलाव, जो प्रसार होता है मुंह के द्वारा, मल मार्ग के द्वारा होता है। इसके प्रसार का माध्यम निम्न हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो टाइफाइड होता है मुंह और मल मार्ग के द्वारा, ओरल फीकल रूट के द्वारा फैलता है, लेकिन इसके अलावा अन्य माध्यम से भी यह जो है फैल सकता है, समझ गए।
चलिए कौन कौन सा, अगर आप संक्रमित भोजन लेते हैं इससे भी फैलेगा, मक्खियों के द्वारा भी फैलेगा। मक्खी के द्वारा कैसे, तो मान गए आप भोजन कर रहे हैं, समझ गए, कहीं से जो है मक्खी आया आपके भोजन पर बैठ गया। अब भोजन पर बैठ जाएगा तो वो गंदी लेकर आया आपके भोजन पर बैठ गया, वह अपने पैरों का जो गंदगी होगा आपके भोजन पर छोड़ देगा, उसी भोजन को आप ग्रहण करिएगा तो उससे संक्रमण हो जाता है, समझ गए। तो संक्रमित भोजन से भी वही मक्खी के द्वारा ही, और दूषित हाथ, मान गए आप कहीं से काम किए और हाथ नहीं धोए और उसी से खाना खाने लगे तो क्या होगा, हाथ भी उसमें भूमिका निभा रहा है, और मुंह के द्वारा खा रहे हैं तो मुंह के द्वारा अंदर जाएगा, तो मुंह के द्वारा हो गया, समझ गए। रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, अगर कोई रोग संक्रामक रोगी है वह उपयोग कर लिया है, उसका उपयोग आप कर रहे हैं तो आप में भी हो सकता है। दूषित जल के द्वारा भी यह फैलता है, समझ गए। तो यह सब टाइफाइड का जो है आपके फैलने का कुछ अन्य प्रकार है जो कि मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको उद्भवन अवधि कहते हैं। आप लोग को पता है कि उद्भवन अवधि कब होता है, कि जब कोई संक्रमण बॉडी में प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक का जो अवधि होता है वही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, समझ गए। यह निश्चित नहीं होता है एवं 3 सप्ताह या इससे अधिक भी हो सकता है। अब जो टाइफाइड होता है यह निश्चित नहीं होता है कि 1 सप्ताह में इसका लक्षण दिखेगा, कि 2 सप्ताह में दिखेगा, कि कितने सप्ताह में दिखेगा, लेकिन इसका निश्चित नहीं है। बट फिर भी 2 से 3 सप्ताह या इससे अधिक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। यहाँ पे टोटल जो भी हम लोग देखे हैं फैलाव उलाव, ये सब इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप लोग इसको जो है इंग्लिश को देख लीजिए, ठीक है। लक्षण क्या है, लक्षण में आंतरीय ज्वर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंट्रिक फीवर, इसी को हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं, जिसमें आंत में जो है आपके ज्वर हो जाते हैं, व्यक्ति को आंत में प्रभावित करता है, समझ गए। इसमें निम्न लक्षण जो है शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला अवस्था जो होता है वह प्रथम सप्ताह में दिखता है। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, किसी व्यक्ति को बुखार है तो पहला सप्ताह में हो सकता है कि उससे लगातार तापमान बढ़ते रहे, समझ गए। भूख न लगे, अब बुखार रहता है तो भूख नहीं लगता है, सही बात है। मांस में मतलब बॉडी में, होल बॉडी में पेन होगा, पेशियों में, समझ गए। हेडेक होगा और अत्यधिक थकान लगेगा, और यह सब एक नॉर्मल बुखार में होता है। आप लोग को पता है कि तापमान बढ़ना, भूख न लगना, शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, थकान होना, यह जो है आपके क्या है, प्रथम सप्ताह में कोई भी सिंपल भी बुखार होता है तो ये सब देखने को मिलता ही है, समझ गए ना। लेकिन जब दूसरे सप्ताह में ये चीज़ें चलता है तो बुखार और ज़्यादा तेज़ जो है होने लगता है, 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार जा सकता है। सर्दी लगने लगता है व्यक्ति को, अत्यधिक पसीना, डायफोरेसिस होने लगता है। पेट एवं धड़ पर नाले दाने निकलने लगते हैं, पेट व बॉडी पर जो है लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। साथ में तेज़ बुखार, सर्दी लगना, अत्यधिक पसीना आना, पेट एवं बॉडी पर, समझ गए ना, पेट एवं बॉडी पर लाल लाल रेसेज निकलना, यह दूसरे सप्ताह में होता है। तीसरे सप्ताह में होता यह है कि इसमें टाइफाइड के लक्षण समाप्त होने लगते हैं। यानी यूँ कहा जाए टाइफाइड 1 से लेकर दूसरे सप्ताह में आपके दिख जाते हैं टाइफाइड के लक्षण, अगर टाइफाइड होंगे तो। और टाइफाइड में वही कुछ नहीं होता है, समझ लीजिए कि आपको टाइफाइड होगा तो चूँकि आंत को भी प्रभावित करता है, तो हो सकता है पेट उट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, सर दर्द, बुखार होने लगे, लगातार टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सर्दी लगने लगता है व्यक्ति को, समझ गए। और बॉडी पर और पेट पर जो है लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। तो ये सब दूसरे सप्ताह तक होते हैं। बाकी तीसरे सप्ताह में इसका लक्षण जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, दवाई वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह कराने पर। तो यही है, तीसरे सप्ताह तक यह समाप्त भी हो जाता है। यानी यूँ कहा जाए तो 1 से लेकर दूसरे सप्ताह तक टाइफाइड के लक्षण रहते हैं, उसके बाद तीसरे सप्ताह में यह धीरे धीरे समाप्त भी होने लगते हैं, समझ गए। तो 1 सप्ताह में लिखिएगा जो नॉर्मल फीवर होता है उस तरह के लक्षण को, दूसरे सप्ताह में लिखिएगा जो मैंने बताया कि आंत को प्रभावित करता है, तो पेट पर बॉडी में लाल दाने निकलना, समझ गए, भूख न लगना, ये सब भी होबे करेगा। सारा चीज़ को लिखिएगा जो ऊपर बता दिए हैं। अब रहा बात निदान का, डायग्नोसिस का, तो आपके सामने में है। हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, कोई भी मरीज हो, कोई भी बीमारी हो, हिस्ट्री कलेक्शन होता ही है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया ही जाता
जाता है किसी भी बीमारी में। लक्षणों की भी जांच, यह भी किसी बीमारी में एकदम लिखेंगे ही लिखेंगे। निदान में ब्लड का एग्जामिनेशन होता ही होता है, रक्त का परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, समझ गए। बिडाल का टेस्ट किया जाता है, समझ गए ना, बिडाल के टेस्ट किया जाता है। मल का परीक्षण किया जाता है, चूँकि यह इन्फेक्शन हो सकता है, मल आंतों में अगर पहुंच गया होगा तो स्टूल में भी जो है आपको दिख जाएगा, तो इसलिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ जांच है। साथ में जो है आपको इसमें और सारे टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे टाइफाइड का टेस्ट होता है, समझ गए। बिडाल टेस्ट तो है ही, तो ये सब जो है इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट होता है। रही बात जटिलता की, कॉम्प्लिकेशन की, तो टाइफाइड में निम्न जटिलते हो सकते हैं। जैसे यह अगर बुखार आपके पूर्ण तरीक़ा से आंत को अगर प्रभावित करेगा तो आंत में छेद हो जाएगा, समझ गए। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगेगा मल के रास्ते से, अन्य संक्रमण भी आपके बॉडी में हो सकता है और लास्ट में डेथ हो सकते हैं। तो टाइफाइड बुखार भी कम नहीं होता है, यह भी जो है आपके आंत को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, समझ गए। तो और लास्ट में मृत्यु भी करा सकता है। तो ये जटिलता हो गया, समझ गए। इसीलिए फीवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चेक कराना चाहिए कि आपको कौन सा फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, समझ गए ना, टाइफाइड है। अब इसका हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे? तो रोकथाम करने के लिए टाइफाइड का मुख्यतः दूषित जल एवं भोजन से ही फैलता है, अतः शुद्ध जल एवं साफ भोजन का सेवन करें। और टाइफाइड जो है मुख्यतः दूषित जल और भोजन से ही फैलता है, इसलिए शुद्ध जल और साफ भोजन का सेवन हमेशा करना चाहिए। दूसरा है, जल में क्लोरीन की गोलियों मिलाने से जलवाहित संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। अब जल गंदा है तो जल से संक्रामक रोग हो सकता है, तो इसलिए जल को साफ़ करके पीना चाहिए। साफ़ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां आता है, इसको मिलाकर जो है थोड़ा देर रख कर तब पीना चाहिए। तीसरा है, या पानी को उबाल कर लीजिए। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां जल भराव, वाटर लॉगिंग की अधिक संभावना रहती है, मतलब जहां पे जल ज़्यादा जमा हुआ रहता है वैसे क्षेत्र को पहचान करें, एवं यहां स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करें और संबंधित विभाग से संपर्क करें। जहां पे गंदे पानी लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, गंदे पानी का ही अवेलेबिलिटी है, साफ़ पानी नहीं है, तो ऐसे जो है गंदे चीज़ों को दूर कर साफ़ चीज़ों का उपयोग करने के लिए चाहे तो आगे विभाग से भी संपर्क करना चाहिए। यदि संभव हो तो मक्खियों एवं मच्छरों पर नियंत्रण हेतु उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह मक्खी और मच्छर से भी फैल सकता है। चूँकि मक्खी और मच्छर दोनों क्या करेगा कि दूषित जल पर बैठेगा, दूषित चीज़ों पर बैठेगा और वह आकर आपके बॉडी, आपके भोजन पर आएगा और फिर वह दूषित करेगा। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे आपके सामने, लोगों को स्वच्छ व ताज़ा भोजन के लिए कहना चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ जो है आपके सलाह रोकथाम। यह रोकथाम की जो है उपचार जो आपको बताया गया प्रिवेंशन के लिए कि कैसे टाइफाइड को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। रही बात उपचार के, तो उपचार में कुछ दवाइयाँ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टाइफाइड के अनुसार एंटीबायोटिक प्रदान की जाती है कि किस प्रकार के टाइफाइड है, कितने दिन से, जैसे एमोक्सिसिलिन, ठीक है ना, देख लीजिए कॉट्रीमोक्साजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, समझ गए, सेफ्ट्रियाजोन, यह सब एंटीबायोटिक दवा है, ये दिया जा सकता है। यदि घाव बन गया हो आंतों में तो इसे पस के द्वारा सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है। यदि अगर आंतों में घाव बन गया हो तो चूँकि आंत को प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए पस को निकालने के लिए सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है, समझ गए। तीसरा है, रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाला, एनाल्जेसिक यानी दर्द को राहत देने वाला दवाइयाँ दी जानी चाहिए। रोगी को आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड तरल देकर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बनाना चाहिए। और पांचवा में है कि रोगी को भोजन में डेयरी उत्पाद नहीं देनी चाहिए एवं ब्राइट डाइट यानी बनाना, राइस, एप्पल, टोस्ट दी जाती है, क्योंकि यह आंतों को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसको नहीं लेनी चाहिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यह 5 पॉइंट उपचार के लिए बता दिया गया। साथ में आपको यहाँ पे टोटल कंप्लीट टाइफाइड समाप्त हो गया। टोटल यहाँ पे प्रिवेंशन इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों बता दिए, रोकथाम और उपचार दोनों बता दिए। अब आपका अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।